हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत आइडिया दिया है फॉरेन ब्रांचेस का, आज उसके क्वेश्चंस कराकर गंगा नहा लेंगे। मतलब मतलब कंप्लीट करेंगे यार आपका इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के कॉन्सेप्ट्स। ये मैंने बताया ना आपको, इतना बड़ा चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग कि अगर 20 क्लासेस में भी करवाया जाए तो कम पड़ जाए। क्वेश्चन एक ही आना है, तो भैया 20 क्लासेस की मेहनत क्यों करें। पहले अपना वो करते हैं जो पेपर में आ सकता है। मेरे साथ रीड करिएगा क्या लिखा हुआ है। ऑन 31 दिसंबर 2022 द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ चेन्नई ब्रांच ऑफ एन इंग्लिश फर्म हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन न्यूयॉर्क। अब देखो यहाँ तो गड़बड़ हो गई। ब्रांच चेन्नई में है, हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। मैंने आपको बताया कि भैया एक हेड ऑफिस या ब्रांच कुछ ना कुछ तो फॉरेन कंट्री में होगा, और एचओ जिस कंट्री में है उस कंट्री के हिसाब से आपको ट्रायल बैलेंस लाना पड़ेगा। अब यहाँ हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, तो आपको ये जो पूरा का पूरा यहाँ दे रखा है, स्टॉक, परचेज, सेल्स, डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, पेबल, सैलरी, वेजेस, रेंट, रेट्स, फर्नीचर, बैंक अकाउंट और न्यूयॉर्क अकाउंट। अब ये सारी चीज क्या है, आपको ये डॉलर्स में लानी पड़ेगी, आपको ये डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2022 वॉज 6,37,500। Stock on 31st December 2022 was 6,37,500. Branch account in the New York book showed a debit balance of 13,400. मतलब कि जो न्यूयॉर्क हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का जो अकाउंट है उसका बैलेंस है 13,400, और ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस का बैलेंस है वो है 5,99,150। तो जब आप इन्हें डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इस बैलेंस को डॉलर में कन्वर्ट मत करना, इसकी जगह सीधा ही 13,400 लिख देना। फर्नीचर अपीयर्ड इन द हेड ऑफिस बुक्स एट 1750। ओके, ठीक है सर, जब परचेज करा होगा तब लिखा होगा, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज जो है 31 दिसंबर की गिवन है $1 के हिसाब से 52, 22 की गिवन है 51 और एवरेज रेट है 50। प्रिपेयर इन दी हेड ऑफिस बुक्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द ब्रांच एज्यूमिंग इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपको हेड ऑफिस की बुक्स में जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है ऑफ द ब्रांच एज्यूमिंग इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एज्यूम करके आपको जो है चीजें बनानी है, करेक्ट। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एज्यूम करके चीजें बनानी है। तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? नहीं पता सर? अच्छा चलिए छोड़िए, सबसे पहले आप जो है वर्किंग नोट तैयार करिएगा। हमेशा जब फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है वर्किंग नोट तैयार करना है। और वर्किंग नोट का मतलब क्या है कि जो भी आपके बैलेंसेज हैं उसे एचओ के बैलेंस में लेकर आना है, उसको एचओ की करेंसी में लेकर आना है। तो यहां पर आप देख लीजिए स्टॉक पड़ा हुआ है यहाँ पर 2,34,000। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में आपके जो फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो एसेट परचेज डेट का होता है। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पर होता है, बाकी सब एसेट लाइबिलिटी क्लोजिंग रेट पर होते हैं, इनकम एक्सपेंस एवरेज रेट पर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपका ओपनिंग स्टॉक है, तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग रेट क्या है। ओपनिंग रेट है आपकी 52, राइट। 1 जनवरी जो है इक्विवेलेंट है 31 दिसंबर 21 या 1 जनवरी 22, यही गिवन है, तो इसके हिसाब से करना पड़ेगा। 52 रेट आपने लिख दी है। तो जब आप आईएनआर को डिवाइड करेंगे रेट से, क्योंकि $1 में 52 रुपीज आते हैं, तो जब आप 2,34,000 को 52 से डिवाइड करेंगे तो 4,500 आएगा। तो 4,500 आएगा, करेक्ट, ठीक है सर। इसके बाद परचेज एंड सेल्स है, वो तो एवरेज रेट पर कन्वर्ट होगा, और एवरेज रेट आपको यहाँ गिवन है 50। तो आपने यहाँ पर वर्किंग नोट में डालकर लिखा कि देखो ये डेबिट में परचेज है, क्रेडिट में सेल्स है। 50 रुपीज जो है कन्वर्जन रेट है, $1 50 रुपये के बराबर है। तो इतने रुपए को जब 50 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ डॉलर्स में जो है टर्म आ जाएगी। तो अगर आप डिवाइड करेंगे रुपीज को $1 की रेट से इन रुपी टर्म्स, तो नंबर ऑफ डॉलर्स जो हैं, ये डॉलर कितने हैं वो आ जाएंगे। सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन में गिवन है डेटर क्रेडिटर बिल रिसीवेबल बिल पेबल, ये क्वेश्चन से उतारा हुआ है सेम टू सेम। और ये डेटर क्रेडिटर और बिल रिसीवेबल बिल पेबल जो हैं वो आपके एसेट लाइबिलिटीज हैं, मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज, जो कि क्लोजिंग रेट पर आएंगे। और 31 दिसंबर 2022 की जो रेट है वो है 51। तो 51 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डॉलर्स आ जाएंगे। सैलरी वेजेस जो है उसे आपको एवरेज रेट पर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम एक्सपेंस का आइटम है, और एवरेज रेट है आपकी 50। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर
अमाउंट आ जाएगा। रेंट रेट्स टैक्सेस हैं, 50 से डिवाइड करेंगे, अमाउंट आ जाएगा। फर्नीचर है सर, फर्नीचर जो है वो एसेट है, नॉन मॉनेटरी, और इंटीग्रल ऑपरेशन में जो है जिस दिन एसेट परचेज करा था उस डेट पर आता है। तो यहाँ पर एसेट परचेज डेट की रेट गिवन नहीं है, बट ये गिवन है कि एचओ की बुक्स में जो है $1750 का ये फर्नीचर आ रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, जब खरीदा होगा तो $1750 में लिखा होगा, तो डायरेक्टली आपने वही लिख दिया। बैंक अकाउंट क्या है? बैलेंस शीट आइटम है, एसेट लाइबिलिटी अकाउंट है, 31 दिसंबर की क्लोजिंग रेट है, उस पर आएगा। और न्यूयॉर्क अकाउंट जो है, जो बैलेंस है आपकी एचओ का, जो एचओ की बुक्स में बैलेंस आ रहा है, आप डायरेक्टली वो लिख देंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, न्यूयॉर्क अकाउंट जो है वो 5,99,150 रुपीज का आ रहा है। तो भाई ये देख लो ना कि एचओ की बुक्स में कितना आ रहा है, एचओ की बुक्स में डायरेक्टली इतना आ रहा है 13,400। अगर कोई मिसमैच नहीं है, रिकंसिलेशन नहीं है, तो आप कन्वर्ट करने के बजाय डायरेक्टली यही डॉलर का अमाउंट लिख दीजिए। इसे बोलते हैं कन्वर्जन। और जब आप कन्वर्ट करेंगे, रेट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों चीजें जरूरी नहीं ना मैच करे। अगर ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पर बैलेंस लिखना पड़ेगा, जिसे आप एक्सचेंज ट्रांसलेशन लॉस अकाउंट में डालेंगे, जिसे आप एक्सचेंज ट्रांसलेशन लॉस बोलेंगे, एक्सचेंज ट्रांसलेशन लॉस। और कहाँ डालेंगे? पीएनएल में डालेंगे सर। एक्सचेंज ट्रांसलेशन लॉस पीएनएल में आएगा। और अगर यही जो है इंटीग्रल की जगह नॉन इंटीग्रल ब्रांच होती, यानी कि जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उस केस में जो है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जो है ये अमाउंट जाता। ठीक, तो यहां तक की बात क्लियर है? करेक्ट। तो ये आपने पूरा कन्वर्ट कर दिया और आपने जो है डॉलर टर्म्स में जो है इसको बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि एचओ जो है वो न्यूयॉर्क में है, एचओ की करेंसी में बनता है हमेशा। अब एचओ क्या करेगा कि जो चेन्नई ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस है उसे जो है बना देगा, उसे जो है बना देगा। अब कुछ नहीं करना, यहां से देखकर अमाउंट वहां लिखनी है। अगर यहां पर स्टॉक आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक 4,500 का, तो आप जो है यहां पर 4,500 लिखेंगे। ठीक, अगर यहां पर सेल्स आ रही है, आपने सेल्स निकाली है 46,875 की, तो सेल्स आप सेल्स में लिख देंगे, परचेज आप परचेज में लिख देंगे। सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है? क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी यहां पर गिवन है, 6,37,500 का। क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करेंगे, 51 से डिवाइड करेंगे, तो एक अमाउंट यहां जाएगी और एक अमाउंट आपके बैलेंस शीट में जो है क्लोजिंग स्टॉक में जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होता है, उसको पीएनएल में भी शो करना होता है और उसे बैलेंस शीट में भी शो करना होता है ऑन दी एसेट साइड। तो ये आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है निकल कर आ गया है। ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करेंगे और जो सैलरीज हैं, रेंट रेट्स टैक्सेस हैं, एक्सचेंज आपका लॉस है, ट्रांसलेशन लॉस है, उन सभी को डेबिट करके आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली ये तो आपके पीएनएल के आइटम आपने यहाँ डाले, अब जो नीचे से हैं वो आप यहाँ काट दीजिए। भैया पीएनएल के आइटम तो चले गए, सैलरी, वेजेस, रेंट रेट्स और ये एक्सचेंज ट्रांसलेशन। अब बाकी जो बच गए डेटर क्रेडिटर, उसे आपने कन्वर्ट करा है, तो आप जो है यहाँ पर लिख दीजिए कि भाई ट्रेड डेटर इतने और ट्रेड क्रेडिटर इतने। तो आप जो है यहाँ पर लिख दीजिए ट्रेड डेटर और ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल और बैंक का बैलेंस। क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करा, यहां से देखकर ही जो है अमाउंट उतार रहा हूं, डेटर क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, फर्नीचर, बैंक अकाउंट, और हेड ऑफिस का जो बैलेंस है वो तो है ही है, साथ में नेट प्रॉफिट भी ऐड कर दिया। तो डॉलर टर्म्स में जो है पीएनएल और बैलेंस शीट तैयार हो गया। ये ब्रांच ने तैयार नहीं किया है, ब्रांच अपना आईएनआर में तैयार कर रही होगी भैया, चेन्नई ब्रांच है, उसने अपना जो ट्रायल बैलेंस है वो एचओ को भेज दिया और फिर एचओ ने जो है अपने लिए जो है कन्वर्ट करके देखा कि अच्छा ये पीएनएल, ये बैलेंस शीट आ रहा है, तब उसको समझ में आएगा न्यूयॉर्क वाली हेड ऑफिस को कि अच्छा ब्रांच इतना डॉलर में कमा रही है, ये उसकी स्टेट है। दोनों को मर्ज करके हेड ऑफिस चाहे तो एक कंसोलिडेटेड भी बना सकता है, पर क्वेश्चन में वो नहीं मांगा है। अब जो है हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कर रहे हैं एस 11 वो भी देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आता है पेपर में, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है जिसमें आपका एस 11 भी कवर हो रहा है और साथ में ब्रांच अकाउंटिंग भी कवर हो रहा है। तो ये तो आप लगा लीजिए 5 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है हम कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो आपकी चीजें कवर हो रही है, एस 11 और ब्रांच अकाउंटिंग। सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट में एस 3 और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दो जो चीजें हैं
फॉरेन ब्रांच और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इसको अच्छे से आप जरूर करिएगा। अच्छा आगे देखते हैं, आगे एक और क्वेश्चन आ रहा है, S&M बॉम्बे हैव अ ब्रांच इन सिडनी। अब इनकी जो है फॉरेन ब्रांच है, हेड ऑफिस इंडिया में है। सिडनी ब्रांच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑफ S&M लिमिटेड, तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ही है। एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2022 the following ledger balances have been extracted from the books of the Bombay office and the Sydney office। ये जो है बॉम्बे का बैलेंस रुपी थाउजेंड्स में, 3 जीरो और लगा लेना। ये सिडनी का बैलेंस ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में थाउजेंड्स में। जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लैंड बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रिजर्व, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेटर क्रेडिटर का बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच का स्टॉक रिजर्व, यानी कि जो एचओ है वो ब्रांच को कहीं ना कहीं मार्जिन जोड़कर बेच रहा होगा, कैश एंड बैंक बैलेंस, परचेज सेल्स, गुड सेंड टू ब्रांच। तो भैया ये क्रेडिट कर रहे हो, ये डेबिट कर रहे हो, मतलब एक बंदा भेज रहा है और एक को रिसीव हो रहा है। हेड ऑफिस भेज रहा है, ब्रांच को रिसीव हो रहा है, पर ये रुपी टर्म्स में भेज रहा है, वो डॉलर्स में लिख रहा है कन्वर्ट करके। मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी, वेजेस सैलरीज, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, कमीशन रिसिप्ट, और दोनों का आपस में बैलेंस, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपका डेबिट और क्रेडिट मैच करता है और आपका डेबिट क्रेडिट मैच करता है। दिस इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर ये आपका क्लियर है तो इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है और अवेलेबल है। उसमें क्या है, स्टॉक जो है आपका दे रखा है 31 मार्च 2022 का, तो क्लोजिंग स्टॉक बॉम्बे का भी है और सिडनी का भी है। एक रुपी टर्म्स में गिवन है, एक डॉलर टर्म्स में गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीज, दैट्स इट। पीएनएल नहीं बनाना सर, बैलेंस शीट नहीं बनाना सर, कोई बात नहीं सर, कर लेंगे। ओपनिंग रेट गिवन है, क्लोजिंग रेट गिवन है, एवरेज गिवन है, फिक्स्ड एसेट जब खरीदा उसकी रेट गिवन है। तो यानी कि सिडनी ब्रांच का बैलेंस को मैं सिर्फ आईएनआर पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी तो मुझे जरूरत है ही नहीं, फिर ये क्यों दिया है मुझे भैया, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी खरीदे $200 के, जब खरीदे उसके लिए रेट गिवन है 18 रुपये $1 के, तो आप जो है 18 से जो है डिवाइड कर दीजिए। मैं भी कर रहा हूं अपनी कैलकुलेटर पे, आप भी करिएगा। 18 से सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब डॉलर को आईएनआर में लेकर आना है ना। तो आप यहाँ लिखिएगा प्लांट एंड मशीनरी 200 मल्टीप्लाई बाई 18, तो आपका जो है 3600 आ रहा है। तो आपका जो यहाँ पर बैलेंस है वो आ रहा है 3600। यहाँ भी जो है थाउजेंड्स में गिवन है, तो यहाँ भी जो है बैलेंस थाउजेंड्स में ही आएगा, 3 जीरो बाद में लगाने पड़ेंगे। सिमिलरली जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी 18 रुपये की रेट से कन्वर्ट कर रहे हो आप। कैसे कन्वर्ट कर रहे हो सर? भाई देखिए, आपका यहाँ पर जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या आप कह लीजिए प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट गिवन है 130, तो 130 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना जी 18 से। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई कर कराया 2340। जो आपके डेटर क्रेडिटर हैं क्वेश्चन में गिवन है उसे आप क्लोजिंग रेट पर करेंगे, 24 की रेट पर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक जो है उसे ओपनिंग रेट पर करेंगे। तो सिर्फ आप यहाँ पर सभी चीज़ें उतार लीजिए जो आपके डॉलर्स हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक कॉलम बनाकर लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कितने हैं, यहाँ रेट लिख सकते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई कर लिख सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं चार्ट को, और डायरेक्टली भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस उतार लिया, आगे कॉलम बना लिए, रेट लिख दी और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो भी लिखना है लिखकर काम खत्म कर दिया। नया ट्रायल बैलेंस आपका बनके तैयार हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस क्लोजिंग है, क्लोजिंग रेट पर आ रहा है। परचेज सेल्स जो है वो आपका ड्यूरिंग द ईयर है, एवरेज रेट पर आ रहा है। गुड्स जो है एचओ से रिसीव हुए हैं। क्या करोगे, एचओ और ब्रांच की जो ट्रांजैक्शन है, एचओ और ब्रांच की जो ट्रांजैक्शन है उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके हिसाब से $5000 है, एचओ के हिसाब से वो 100,000 रुपीज है। तो सीधा आप 100,000 लिख सकते हैं। 100,000 ये 100 है। एचओ और ब्रांच के बीच की जो ट्रांजैक्शन है, अगर ऐसी कुछ गिवन है तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वेजेस, सैलरीज, एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट, एंड एट द एंड एचओ का जो बैलेंस आ रहा है, आपकी बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस आ रहा है डायरेक्टली वो लिख लीजिए।
जब भी आप डेबिट क्रेडिट करेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए आप इसको कुछ ना कुछ जो है बैलेंसिंग अमाउंट को आप एक्सचेंज लॉस में डालेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो कि समझने में आसान है। आपको पता होना चाहिए कि अगर इंटीग्रल है तो क्या क्या रेट पर कन्वर्ट करते हैं, या नॉन इंटीग्रल है तो किस रेट पर कन्वर्ट करते हैं, और इसके आराम से आपको 8 से 10 नंबर मिल जाते हैं, इसी चीज़ के मिल जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ये आपने फॉरेन ब्रांचेस का ये AS11 वाला कर लिया तो आसानी से आपने 10 मार्क्स जो है अपने सिक्योर कर लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 18 डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके बाद इंडिपेंडेंट ब्रांचेस कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में डिपेंडेंट ब्रांचेस की जो है बातें करेंगे, और फिर उसके जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो 2 क्लासेस में मैं आपके और लूंगा ये चैप्टर को कंप्लीट कराने के लिए फ्रॉम द कॉन्सेप्ट साइड। जो क्वेश्चन आंसर है मैं डिटेल में भी कराऊंगा अक्टूबर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और उन डिटेल में क्या होगा कि हम पूरा जो है वन नोट में सॉल्व करेंगे, चाहे हम 4 ही क्वेश्चन सॉल्व क्यों ना करें, चाहे हम 10 क्वेश्चन ही टोटल अकाउंटेंसी के सॉल्व क्यों ना करें पूरी बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, पर डिटेल में करेंगे। एक एक चैप्टर का एक क्वेश्चन भी करें तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम से पहले आप चाहें तो एक हफ्ते पहले वही 1-2 दिन में देख सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बट अभी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखने हैं, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है। दिक्कत हो रही है तो मुझसे पूछना है, तुरंत पूछ लेना है कि ये कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, तुरंत फोन पे आपको बता दूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से कोई शूट करके डालूं या उसको और एक्सप्लेनेशन बेटर करूं। जो एक्सप्लेनेशन आ रही है उसको समझे, दिक्कत है तो फोन पे फटाफट पूछें मुझसे, व्हाट्सएप करके पूछें। मिस कार्लिन हैज हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क एंड ब्रांच एट मुंबई। मुंबई ब्रांच जो है वो एक इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, यहां भी इंटीग्रल आ गया। मुंबई ब्रांच फर्निशेज यू द ट्रायल बैलेंस, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस है मुंबई ब्रांच का, जो कि रुपीज में है, पर हेड ऑफिस कहाँ है भैया, बाहर है, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साथ में दे रखा है कंप्यूटर जो है एक्वायर किया गया था फ्रॉम रेमिटेंस ऑफ $US 6,000, जो न्यूयॉर्क से मिली थी, सप्लायर को दिया था। डेप्रिशिएट भी 60% पर कर रही है। अनसोल्ड स्टॉक है मुंबई ब्रांच का, जो कि 4,20,000 रुपीज का वर्थ है ऑन 31 मार्च 2022। द रेट्स ऑफ एक्सचेंज मे बी टेकन एज फॉलोज। रेट ऑफ एक्सचेंज मे बी टेकन एज फॉलोज, क्या है सर वो? ओपनिंग है ₹40, क्लोजिंग है 42 रुपीज, एवरेज रेट है 41, और डॉलर में जो है 2 डेसिमल पॉइंट तक कर देना, लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा होता तो 2 डेसिमल पॉइंट बहुत होते हैं। You are required to prepare in US dollar the revenue statement for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as on date of Mumbai branch as would appear in the books of New York head office. You are informed that Mumbai branch showed a debit balance of US dollar something 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 called $39,609 on 31st March. There were no items pending reconciliation. Very important. ये अगर चीज दे दी कि कोई आइटम रिकंसिलेशन के लिए नहीं है तब तो कुछ करना ही नहीं है, और अगर आइटम्स रिकंसिलेशन के लिए हैं तो यहाँ पहले रिकंसिलेशन वाले जो आइटम है उनकी एंट्री करोगे और फिर उनको कन्वर्ट करोगे। अगर यहाँ कोई एंट्री पास होनी रह गई है तो उस एंट्री को पास करके करेक्ट करोगे ना, जैसे हम पहले करते थे इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में, और नया ट्रायल बैलेंस बनेगा फिर उसे कन्वर्ट करोगे। तो क्या करोगे भैया, इसमें कुछ नहीं करना भैया, सारी चीजें जो है स्टॉक, परचेज, सेल, डेटर, बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, वेजेस, सैलरीज, रेंट, रेट, टैक्सेस, सन्ड्री चार्जेस, कंप्यूटर्स, बैंक बैलेंस, न्यूयॉर्क ऑफिस एटसेट्रा सब जो है लिख लीजिए, आप कॉपी पेस्ट करके लिख लीजिए। राइट, कॉपी पेस्ट करके लिख लीजिए, और फिर जो है जो रेट है उसको लगा दीजिए। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक जो है उसको ओपनिंग रेट पर कन्वर्ट करिए, जो 40 रुपीज आ रही है, तो 40 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास US डॉलर आएंगे। परचेज सेल्स जो आ रही है उसे आप देखिएगा, एवरेज रेट 41 है, तो 41 रेट आपने यहाँ लिखी, तो 800 को 41 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ये कैलकुलेटर से ही हो सकती है भैया चीज़ें। 800 डिवाइडेड बाय 41, ये आएगा 19.512, मतलब ये जो है थाउजेंड्स में है तो 3 जीरो और लगा लेना, तो आएगा 19,512.20। सिमिलरली आप डिवाइड करे जा रहे हैं, आप डिवाइड करे जाएं। सन्ड्री डेटर क्रेडिटर हैं, उन्हें आप क्लोजिंग रेट पर डिवाइड करें, 42 क्लोजिंग रेट होगी जरूर, देखो। बिल ऑफ एक्सचेंज है उसे डिवाइड करें, वेजेस सैलरी जो है उसे आप एवरेज रेट पर डिवाइड करें, रेंट रेट, टैक्सेस, सन्ड्री चार्जेस, सारे आपके पीनल के आइटम है, सारे का सारा जब क्या करें, सारा का सारा आप एवरेज रेट पर जो है डिवाइड करें, एवरेज रेट पर डिवाइड करें, ठीक है। कंप्यूटर्स एक फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट जब खरीदे गए थे उस रेट पर आएंगे वो तो गिवन नहीं है, बट ये पता है कि भैया $6,000 में खरीदे गए थे, तो डायरेक्टली $6,000 लिख सकते हैं। बैंक बैलेंस जो है क्लोजिंग रेट पर आप कन्वर्ट कर रहे हैं डिवाइड करके, क्लोजिंग रेट है 42,
और आखिरी में जो है वो बैलेंस आ रहा है न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है। मतलब ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस का बैलेंस है उसकी जगह हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस है 39609 वो डायरेक्टली आप लिख देंगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। तो अब जो आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास जो एक नया ट्रायल बैलेंस आ गया है जो कि डॉलर टर्म्स में है, एचओ की करेंसी में है। नाउ यू हैव टू पुट द सेम एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस कि भैया ये 7500 यहाँ डालें, परचेज को परचेज में डालें, सेल्स को सेल्स में डालें, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक में डालें और वेजेस और सैलरीज जो है उसे आप यहाँ डालें, यानी डायरेक्ट वेजेस यहाँ पर आ गई। क्या आपको एक चीज़ पता है कि अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता है तो उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट के बाद या ग्रॉस लॉस के बाद यहाँ लिखते हैं, पर अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है इसका मतलब ये फैक्ट्री में इनकर करी हुई है, वेजेस वर्ड पहले आ रहा है इसलिए हम इसे ऊपर लिख देते हैं। ये शायद 11th क्लास में 12th क्लास में बताया जाता है। अब ग्रॉस लॉस आ गया सर, उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्रॉस लॉस को ब्रॉट डाउन करेंगे। जो बाकी का खर्चा है रेंट, रेट, टैक्सेस, सन्ड्री चार्जेस, डेप्रीशिएशन जो है यहाँ पर रेट गिवन है, आप देख सकते हैं डेप्रीशिएशन की 60% रेट है डेप्रीशिएशन की। डॉलर टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करें भैया, जब आपका फिक्स एसेट जो है दे रखा है $6000 तो सीधा इस पे जो है रेट लगा दीजिए, 3600 आपका डेप्रीशिएशन आ जाएगा और सारे एक्सपेंस डालने के बाद आपका ये आ गया नेट लॉस। बैलेंस शीट में क्या करेंगे भैया, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट आइटम्स लिख देंगे ना, कंप्यूटर लिख देंगे और डेप्रीशिएशन जो आपने अभी कैलकुलेट करा वो माइनस करके आप यहाँ दिखा सकते हैं, नेट में दिखा सकते हैं डायरेक्टली, ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन करके दिखा सकते हैं जो भी अभी तक का डेप्रीशिएशन है। सन्ड्री डेटर जो आ गए यहाँ से देखकर आपने लिखा सन्ड्री डेटर से, और क्रेडिटर से देखकर आपने यहाँ लिख दिया। तो डेटर में डाल दिया, क्रेडिटर में डाल दिया, बैंक बैलेंस यहाँ डाल दिया, बिल रिसीवेबल्स बिल पेबल यहाँ डाल दिया। तो हर चीज़ जो है आपने एप्रोप्रिएट प्लेसेस पे डाल दी है। जहाँ तक बात है बैलेंस की तो वो आप दिखा रहे हैं भैया जो न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट है, जो ब्रांच की बुक्स में एचओ का बैलेंस है वो आप दिखा रहे हैं और उस बैलेंस को आप कम कर रहे हैं विद नेट लॉस। प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते भैया, इतना और दे देंगे आपको, लॉस है तो माइनस कर रहे हैं कि भैया लॉस हो गया क्या करें। तो लॉस एचओ के नाम जाता है, प्रॉफिट एचओ के नाम जाता है, आपने लॉस यहाँ डाल दिया और ये आपका जो है टोटल आ गया। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। पीछे के क्वेश्चन से हमने काफ़ी कर लिए, आप ट्राई करिएगा और जितना आपको कराया है उस पर फोकस करके काम करिएगा, आपको बहुत सारे आपके जो है ब्रांच अकाउंटिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे। बस एक चीज़ नहीं कराइए ब्रांच अकाउंटिंग में, एक चीज़ इंडिपेंडेंट ब्रांच में नहीं कराई, वो है मिसिंग फिगर्स, यानी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दिया, चीज़ें मिसिंग है, अब उसको कैसे निकालें। तो भैया अकाउंट जितने गिवन है वो बनाइए, उससे पता लगेगा ये मिसिंग है। तो उसमें तो क्या हो गया, टेक्निकलिटी हो गई, रट्टाफिकेशन तो काम नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट तो काम नहीं आएगा, उसमें तो हिट एंड ट्रायल बेसिस पर देखना पड़ेगा, अच्छा क्या मिसिंग है, कैसे निकालें, वो सब आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में जो है डिपेंडेंट ब्रांच आपको कराऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको और ये चैप्टर जो है हम इसे कंप्लीट करेंगे, बस दैट्स इट। देन हायर परचेज इन नेक्स्ट 3 classes and you are done. Revise it, practice other subjects. I will also try to upload cost accountancy extra questions, company law one day revision, as well as some more questions of accountancy which will going to continue in October month right after completing your branch accounting class. And yes, definitely 2 or 3 videos of higher purchase. Just focus on your revision and also give 1 hour to any of our video, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटेंसी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, चाहे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, चाहे वन डे रिवीजन में बाद में डालूँ मिड ऑफ अक्टूबर में फॉर कंपनी लॉ, जैसे आप 1-2 दिन अपना टाइम निकाल के रिवाइज कर लें पूरा कंपनी लॉ 60 मार्क्स का। ये सारी चीज़ें जो है आपको साइमल्टेनियसली मैनेज करनी होगी। रोज जो है अपना जो है एक सब्जेक्ट पकड़ लें कि मेरे को इस पूरे की रिवीजन करनी है और उसके साथ एक और सब्जेक्ट को चलाते रहें, बस इतना ही करना है। जब एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए, आपको लगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, पेपर से 1.5 दिन पहले जो है उसकी तैयारी हो गई कि भैया यही करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप है, इसको रिवाइज करना है, पिछला पेपर देकर आए, रात को इतना रिवाइज करना है, 1-2 घंटे प्लान बनाना है, अगले दिन आराम से सोकर उठकर मॉर्निंग में पूरा का पूरा जो है ऐसे रिवीजन करनी है मुझे, बीच बीच में ब्रेक भी लेने हैं ताकि हेल्थ इश्यूज ना हो। और फिर नेक्स्ट डे जो आएगा मॉर्निंग जिस दिन पेपर है उस दिन ऐसे रिवाइज करना है और 1-2 क्वेश्चन हाथ से बस ट्राई कर लेने ताकि बैठ जाए कि हाँ ऐसे करना है, और फिर मैं पेपर देने लायक बन जाऊंगी। तो वो 1.5 दिन का हिसाब बना लिया, एक बार पढ़कर सारा का सारा चीज़ें क्लियर है तो बस आपका तैयारी हो गई, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, मोर देन 50% रिटेन्ड है, 1.5 दिन के लिए आपने बनाकर रख लिया प्लान, डन है, यू विल पास द एग्जामिनेशन, यू विल रॉक। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, डू दोज क्वेश्चन फर्स्ट इन विच यू हैव कॉन्फिडेंस, आराम से पढ़ें, धैर्य रखें, 40-50 नंबर का चीज़ें समझ में आए तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके पेपर को करें। ये नहीं कि भैया एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो गए काम से, ऐसा मत कर लेना। सीए का एग्जाम है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, धीरे धीरे बिल्डअप करो, जो ईजी है उन्हें पहले करो, स्ट्रेटेजी बनाओ और 40-50 नंबर क्रॉस होने के बाद जल्दी करो जितनी जितनी चीज़ें होती है।
और अपना बेस्ट करके आओ, और जैसे ही देकर आओ उसके बाद सीधा नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। दैट्स इट। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का जो स्टडी मटेरियल में गिवन है। अब बिजनेस इज हैविंग हेड ऑफिस इन कोलकाता एंड ब्रांच इन यूके, और यूके ब्रांच का जो है पाउंड्स में जो है बैलेंस गिवन है। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंसेस आ रहे हैं और क्रेडिट में जो है क्रेडिट बैलेंसेस आ रहे हैं। तो डेबिट में डेबिट, क्रेडिट में क्रेडिट, डेबिट में डेबिट, क्रेडिट में क्रेडिट। ठीक है सर, आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस नया बनाना है। आपको ट्रायल बैलेंस नया बनाना है, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है पाउंड्स में, डेप्रिसिएशन की रेट भी गिवन है, एक्सचेंज रेट गिवन है बिगिनिंग की 1 अप्रैल 2013 की। अब ये क्यों गिवन है 1 अप्रैल 2013 की, क्योंकि फिक्स्ड एसेट जो है 1 अप्रैल को परचेज करे थे, और अगर इंटीग्रल ऑपरेशन है तो डेफिनेटली आप जो है 1 अप्रैल 2013 के हिसाब से जो है चीज़ें लिखेंगे। 1 अप्रैल 2015 यानी ओपनिंग और 31 मार्च 2016 क्लोजिंग, ये गिवन है। यहाँ तक की बात सही है। अच्छा सर, अब यहाँ पर देखिएगा आप, फिक्स्ड एसेट्स, डेटर्स, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, सेल्स, परचेज, वेजेस, सैलरीज, कैश, रेमिटेंस टू एचओ, जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आपने जो है ट्रायल बैलेंस से उतार कर लिख दी है। आप यहाँ देख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट, डेटर, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, राइट, सेल्स, परचेज, वेजेस एटसेट्रा, सब कुछ आपने लिख दिया है। जो भी आ रही है ऊपर से देखकर आपने लिख दिया है। 5,000 पाउंड्स, 5,000 पाउंड्स, 1,600 पाउंड्स, सब लिख दिया है। अब जब आप कन्वर्ट करेंगे तो जो एचओ के साथ ट्रांजैक्शन हुई है वो तो आप एक्चुअल बेसिस पे लिख देंगे, एक्चुअल बेसिस पे लिख देंगे जो एचओ के साथ ट्रांजैक्शन हुई है। तो वैसे तो आपने अपनी बुक्स में जो है 6,100 पाउंड्स रिकॉर्ड करा है, बट एचओ ने जो है वो 4,02,000 पाउंड्स रिकॉर्ड करा है, राइट। और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, फिक्स्ड एसेट जो है एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन हुई है उस रेट पर 61 पर, तो आप 61 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो 5 1 5 और 6 5 30, तो 305 करके कुछ आएगा। डेटर्स जो है क्लोजिंग रेट पर होंगे, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पर होगा, गुड्स जो रिसीव हुए हैं एचओ से वो तो एक्चुअल बेसिस पर रिकॉर्ड होंगे, सेल्स, परचेज, वेजेस, सैलरीज, ये सारा का सारा क्या है, एवरेज रेट पर कन्वर्ट होगा। सर एवरेज रेट गिवन है क्या? नहीं सर, गिवन तो नहीं है। तो क्या करें हम, तो क्या करें सर बताइए आप। भाई 63 ओपनिंग है, 67 क्लोजिंग है, एवरेज आ गया 65, 65 से मल्टीप्लाई कर दो 10,000 को, आ गया 6,50,000, 1,000 का मल्टीप्लाई करो आ गया 65,000, 1,200 का मल्टीप्लाई करो आ गया 78,000। तो आपने क्या किया, एवरेज रेट निकाल ली। जो रेमिटेंस टू एचओ है, यहाँ आप देख सकते हैं रेमिटेंस टू एचओ, एचओ को हमने कुछ पैसा भेजा, 2,900 की रेमिटेंस भेजी, एचओ अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है वो एक्चुअली में जो एचओ की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस आ रहा है वही लिख देंगे। जो क्रेडिटर हैं आपके उसे क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करेंगे, और अगर डेबिट क्रेडिट का कुछ डिफरेंस आएगा उसे हम एक्सचेंज डिफरेंस बोलते हैं, और उस एक्सचेंज डिफरेंस को हम बैलेंसिंग फिगर में डाल देंगे। ठीक है सर, यहाँ तक बात सही है? यहाँ तक की बात सही है? सर एक बात बताइए, आपने ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन तो डाला ही नहीं। देखिए जो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है आप सिर्फ उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो डिफरेंस आ रहा है उसे एक्सचेंज डिफरेंस में डाल रहे हैं। जो बाकी चीज़ें हैं एडिशनल नोट्स में गिवन है, लाइक डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही नहीं करा ना। तो आप जब डायरेक्टली चार्ज करेंगे अपनी बुक्स में तो आप डायरेक्टली कितना चार्ज करेंगे, तो आप डायरेक्टली कितना चार्ज करेंगे, 10%। तो आप 10% चार्ज कर लिए, यहाँ पर देख लीजिए आप 10% जो है आप चार्ज कर लेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तो क्वेश्चन में गिवन ही है। फिर ये कुछ प्रीमियम वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। AS 12 स्टार्ट हो गया, तो ठीक है, मैंने आपका जो है AS का भी एक क्वेश्चन करवा दिया है। इसी के साथ जो है आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए हैं। आपका जो है मॉड्यूल 1 हो गया है, आपका मॉड्यूल 2 भी लगभग हो ही चुका है। मॉड्यूल 3 का जो है ब्रांच अकाउंटिंग डिपेंडेंट ब्रांचेस कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।